जमा किया? आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें आज यहाँ पर क्या मौजू है? देखिए, हम इतने पिछले कई 4 महीने में कई हमने नेशनल कोविड के ऊपर, कोरोना के ऊपर हमने मुस्तकिल लिखा भी है लोगों को लेटर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर सीएम तक को सबको लिखा भी है और बोला भी है हमने। लेकिन आज हम लोकल इश्यूज़ के ऊपर, लोकल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर जो बहुत बढ़े हुए हैं, बहुत सारी शिकायतें मुझे आई हैं, उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं आज तवज्जो करना चाहते हैं। क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल इशू जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के अगर लोकल हेल्थ इश्यूज़ हैं और कहीं लोगों के साथ गलत हो रहा है तो डेफिनेटली हम उसको भी एडजस्ट करना चाहेंगे और लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाए। तो क्या यानी क्या मसला, क्या इश्यू आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमें बहुत सारे लोगों का कोरोना के सिलसिले में जो इलाज यहाँ पे चल रहा था और जो कोरोना का इशू है उसके बारे में मुझे कई खबरें, ख़ास तौर से कालसेकर के बारे में तो बहुत ज़्यादा आई कि ज़्यादा बिलिंग के बारे में। और जब हमने पूछा भी कालसेकर के आफरीन सौदागर से कि ये क्या इशू है, तो उन्होंने कहा, हमने कहा कुछ डाटा इंफॉर्मेशन मांगे, तो उन्होंने कहा कि आप लिख के भेज दीजिए। हमने उनको लिख करके 1 हफ्ते तो हो गए भेजे हुए कि हमें इस फॉर्मेट भी दिया कि इसी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। कल भी गए थे हमारे लोग उनसे पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जवाब दे दिया है। तो झूठ बोला था उनके स्टाफ ने कि हमने दे दिया है। तो मैंने जब चेक किया उसको दोबारा, तो देखा कि कोई जवाब इधर से नहीं आया है वो। अब लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने मांगा है उसको देने में उनको कम व बेश भी 15 दिन से कम नहीं लगा। आपने ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी है तो किस तरीके से मांगी है? कोई मेमोरेंडम या कोई देखिए, उसमें वो हमने एक लेटर उनको लिखा है कि हमें कई लोगों ने, कि एक शख्स रिजवी कॉलेज में वो पढ़ा रहा था, ये पढ़ा नहीं रहा था, वहाँ का स्टाफ था। तो रिजवी की तरफ से हमें, उनके आदमी की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से भी हमें एक जस्ट फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मसला है, हमारे एक स्टाफ मुमरा के कालसेकर में एडमिट है और उसका नाम तबरेज़ था। हमने लिख करके आफरीन सौदागर को भेजा फौरन कि आप मुझे बताइए कि ये आदमी आईसीयू में 6 नंबर बेड के ऊपर एडमिट है तबरेज़ पिछले 20 दिनों से। अच्छा। कोरोना 14 दिन 15 दिन क्या क्या हो रहा है और उम्र कुछ ज़्यादा नहीं, 40-45 साल की उम्र है। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, वो उसको टाल गई। अच्छा। जवाब उसका कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और कल होके उसका डेथ, जैसी जब मैं पूछता हूँ कल होके उसको डेथ कह दिया जाता है, डेथ हो गया साहब। ठीक है, फिर हमने लिख करके भेजा कि आप तो जवाब बहुत कम देते हो। बहुत, ये लिखा हुआ मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत कम देते हो। और जिस तबरेज़ के बारे में मैंने पूछा था वो तो उसका इंतकाल भी हो गया है। ठीक है, और लेकिन आपका बिलिंग का क्या है? तो एक आदमी की तमीज़ होती है, तमीज़ होती है कि हाँ, हालांकि सीईओ, ये अभी एक मामूली सीईओ के पोस्ट पे है। मैं एनआरएचएम का स्टेट हेड, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का स्टेट हेड रह चुका। मुझे मालूम है कि उनके एक डेस्क एक छोटे से हॉस्पिटल में बैठी हुई है। मुझे मालूम है कि एक क्लिक पर उनको दिख जाता सामने में कि ये तबरेज़ कहाँ पे है, क्या पोजीशन है और क्या इसकी बिलिंग है, वो दे सकती थी। नहीं दिया, कुछ नहीं बताया। कहा कि बिलिंग के लिए बिलिंग डेस्क पे कांटेक्ट कीजिए और उसके लिए डॉक्टर से कीजिए। तो उसको ये भेजना चाहिए था कि साहब ये बिलिंग डेस्क का ये नंबर है, ठीक है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर, ये सब सारे पेशेंट के लिए एक ही डॉक्टर, अगर उनके पास खालिद ही अंसारी है तो खालिद अंसारी का भी नंबर देना चाहिए था। लेकिन अगर आपके पास 3-4 डॉक्टर है तो इसका मतलब है 3-4 के अंडर में अलग अलग पेशेंट होंगे। ठीक है, सबके अलग अलग अंडर में काम हो रहे होंगे। तो आप वैसे भेजे हुए हो। लेकिन बहरहाल इनके ही कहने पर मैंने पूरा लेटर लिख करके भेज दिया और फिर इंफॉर्मेशन मांगा, जो अभी 6-7 दिन तो हो गए हैं। 16 तारीख को भेजा है, आज कितने 23 तारीख हो गए, अभी तक कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि ऑफिशियल उन पर कार्रवाई किस तरीके से होनी है। वो जितना वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, एग्रेसिवनेस हमारी बढ़ती चली जाएगी। और उनके कहीं ना कहीं मैं कांटेक्ट में उनके ट्रस्टी से भी हूँ, किसी न किसी ट्रस्टी से भी मैं बात कर रहा हूँ। और लेकिन अगर ये चीज़ें सही से नहीं आती हैं, लोगों की परेशानियाँ, लूट मार की इजाज़त नहीं है। देखिए, एक तो मैं सारे लोग, आप लोगों के ज़रिए से सारे डॉक्टर्स से, जो डॉक्टर जो BUMS हैं, BHMS हैं और BAMS हैं, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोग तो खुद ही कम फीस लेते हैं और अपनी जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो देते हैं। लेकिन आमतौर से वो MBBS
डॉक्टर्स जो मुमरा में रहते हैं या आते हैं, जिनकी भी फीस हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये या उससे ज़्यादा है, वो उन लोगों से मेरी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि वो सारे के सारे अपने यहाँ के लोगों के हालात को देखते हुए फौरन अपनी फीस को कुछ कम करें। किसी का 350 है और फिर फॉलोअप का मान लीजिए 300 है, 500 रुपया फीस है और फॉलोअप का 300 है, तो 500 रुपये को आप 350 कर लीजिए साहब, क्योंकि आपका कोई बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है, सिवाय इसके कि जहाँ बैठ रहे हैं जिस हॉस्पिटल में उसका कुछ थोड़ा कॉस्ट उनको भी आपको पे करना पड़ सकता है या पड़ता होगा, ठीक है। और आपका फॉलो अप का भी एक दो सौ कम अगर कर देंगे तो लोगों के ऊपर आसानी हो जाएगी। ये सारे हालांकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसे भी समझदार, जिम्मेदार और नेक है, और मुझे उम्मीद है कि शायद इस बात को वो पहले से अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि शायद मेरे दरखास्त के ऊपर लोगों को के परेशानियों को समझते हुए, देखिए इंसान वही है जो लोगों के परेशानियों को समझते हुए अपने मामले को थोड़ा दबा दे। अपने चीज़ों को हम सह लें, बर्दाश्त कर लें, लेकिन लोगों के परेशानियों को समझें। और लोगों को परेशानी को नहीं समझने के ऊपर कितनी वईदें हैं। जैसे एक डॉक्टर ने अगर ये सोचा या एक हॉस्पिटल ने ये सोचा कि अल्लाह का शुक्र है बीमारी आ गई है, अब जो है हमारी कमाई खूब हो, वो बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा गुनहगार है, जालिम है, जल्लाद है वो शख्स जो ऐसा। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस हम पढ़ेंगे और कुरान का एक सूरा है बाज़ात जिसका नाम है अल-क़लम, तबारकल्लज़ी 29वें पारा में तबारकल्लज़ी की बात है, उसमें अल्लाह ताला बड़े सफाई से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि एक शख्स था जिसने उसका बाग था, बहुत बड़ा बाग था, और वो जब भी बाग का फल तोड़ता था तो उसमें से सिर्फ 1 साल की कमाई की इजाज़त, और इस्लाम ने उसी की बुनियाद पे रखा है कि कोई भी इंसान अपने ज़रूरत का सिर्फ 1 ही साल का जमा कर सकता है, बाकी लोगों को तो उसको बांट देना है। इस्लाम में किसी को पैसा जमा करने का इख्तियार नहीं है, 1 साल से ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो अज़वाज मुतहहरात में क्या था, वो तो सिर्फ 1 दिन का भी नहीं करते थे, जो आया सब सदका खैरात कर दो, दूसरों को दे दो, रखने का नहीं है। आज का मालिक अल्लाह है तो कल का मालिक भी अल्लाह है। तो वो क्या करते थे कि 1 साल का रख लेते थे फल अपने पास, और बाकी सब गरीबों के अंदर बांट दिया करते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उनके इंतकाल होते ही अल्लाह ने कुरान में अल-क़लम, सूरह अल-क़लम में तबारकल्लज़ी के बाद वाला जो सूरह है उसमें बयान किया कि उनके जब बच्चे हुए तो बच्चे ने सोचा अब्बा का काम अब हम नहीं करेंगे, अब्बा जो करते थे ना फैयाजी और बांटने वाला, वो काम अब हमसे नहीं होगा साहब, हम नहीं करेंगे। 5 उनके बेटे, 5 ने सोचा कि चल के रात ही रात तोड़ लेंगे, कोई गरीब मिस्किन को पता न चले, खामोशी से चल करके। और वो गए, रास्ते पर चलते रहे और उनको आखिर में रास्ता नजर वो बाग तक नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा आपस में कि हम कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए, ये सब कुरान की बात कर रहे हैं, हदीस की बात नहीं कर रहे हैं, भटक तो नहीं गए। तो पता चला क्या मैं तो सही रास्ते पे हूँ, नहीं भटके तो नहीं। तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनके बाग को एक जहन्नम के आग से खाक कर दिया था, पूरा राख पूरा बाग हो गया था, सिर्फ एक बदनीयती की वजह से, एक नियत की खराबी की वजह से। उसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि कोई शख्स किसी माल को रोक के रखता है, कोई दुकानदार, कोई ताजिर रोक के रखता है इस उम्मीद में कि जब महंगा होगा तो हम इसे बेचेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गोया लोगों की परेशानी उसकी खुशी का सबब है, लोगों की परेशानी उसकी खुशी का सबब है, और उसके ऊपर लानत फरमाई गई है, उसके ऊपर गुनाह लाजिम किया गया। उसी तरीके से है कि जब कोई चीज़ यहाँ पर सब परेशान है हाल, भाई हॉस्पिटल में कौन जाता है, कोई खुशी से जाता है, बहुत तकलीफ में जाता है, इंसान किस किस हालत में जाता है। और अगर उनको खुशी हो रही है, चलो माशाल्लाह आ रहे हैं, अरे भाई तुम इलाज करो, और उस पर से अगर लूट हो रहा है तो इसको यानी कि कौन सा जालिम बोलेंगे या जल्लाद बोलेंगे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जिन लोगों ने अगर ऐसा किया है उसकी मालूमात, हम किसी पे इल्ज़ाम अभी नहीं लगाना चाहते हैं कि वाकई हुआ है या नहीं हुआ, लोगों ने सिर्फ हमें कहा है, खबर मिली है, लेकिन उसकी इंक्वायरी तो जरूरी है, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट भी करे तो भी हम चाहेंगे कि उसमें कुछ न कुछ NGOs और दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हों। इसलिए इन्वॉल्व हों कि बहुत ज़्यादा भरोसा हम गवर्नमेंट पर भी
हम नहीं कभी कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारा मामला होता है, आपको मालूम है कि सब आपस में सब ले देके खत्म हो जाती है बात। इसलिए उसमें दूसरे इंक्वायरी जब ऑडिटिंग हो तो उसमें भी लोग हों, पता चले कि वाकई कितने ये सब चीज़ें हुई हैं, और लोग अपने गहने और घर और दूसरों से कर्ज ले करके जा रहे हैं और वहाँ एडमिट होकर के काफ़ी चीज़ें हुई हैं। इसलिए इसको हमें उन पर इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें जानना वाकई ज़रूरी है कि वाकई में ये सब चीज़ें हुई हैं क्या। इसलिए हमने बड़ी तफसील शॉर्ट में 8 इंडिकेटर्स उनसे मांगे हैं। वो अगर 8 इंडिकेटर्स कर लेंगे तो शायद हम, और 1000 लोगों का, यहाँ अब तक 1000 लोग एडमिट हो चुके हैं, 1000 लोगों का हमें वो इंफॉर्मेशन दें, हम उसको एनालिसिस करेंगे, उस सारे एंगल से देखेंगे, उसके बाद फर्दर जो ज़रूरत होगी वो भी हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ है कोरोना के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने जो कहा कि कालसेकर में जो है लूटमार वगैरह जो हो रही है, मगर अदर जो अभी आपने देखी कि एक लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी की भी डेथ हो गई थी, उसमें उन्होंने दूसरे अदर हॉस्पिटल्स का भी नाम लिया था, क्योंकि वहाँ पर हम गए थे, प्राइम है, जैसे बिलाल है, फिर और यूनिवर्सल वगैरह है। तो ये हॉस्पिटल्स ही क्यों, सारे हॉस्पिटल्स की आपने क्यों नहीं इंक्वायरी मांगी? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं कि जो भी कोविड वाले डिक्लेयर किए गए हैं गवर्नमेंट का, उनसे पहले, क्योंकि आजकल ऐसी हालत हो गई है कि लोग डर करके भी नहीं जा रहे हैं, और हम आज यहाँ बैठे हैं सिर्फ उनकी बात करने के लिए नहीं, कालसेकर हमें दूसरे इशू पर, क्योंकि हमने शुरू में, अप्रैल के शुरू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुतनब्बे किया था कि साहब जितना आपके कोरोना से नहीं मरेंगे उससे कई गुना ज्यादा नॉन कोरोना से लोग मरेंगे। हमने इतने दिनों में किया, बहुत सारे काम किए हैं, अब हम गिनाने जाएंगे तो लंबी फेरी, हम उस पर जाएंगे। हमने कब्रिस्तान से डाटा 2 जुलाई तक का निकाला है, कब्रिस्तान से, सारे कब्रिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, खोजा, शिया, सुन्नी, पूरा मुमरा का। कहाँ? मुमरा का 2018 का भी मुमरा कौसा का 2018, 2019, 2020। अब ये निकालने के बाद हम इस नतीजे पे एज ए स्टैटिस्टिशियन, एज ए प्लानिंग पर्सन, मुझे मालूम है कि क्या उसमें करना चाहिए था। हमने निकालने के बाद देखा कि ठीक है, 2018 का एवरेज मुमरा का मंथली कितना जा रहा है, ठीक है, तो वो तकरीबन 135-140 मंथली इनका जा रहा था, कि एक मंथ में 135 से 140 लोग यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं मंथली एवरेज। 2018 की बात करें, 2019 की बात करेंगे, जाहिर बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मौतें भी बढ़ेंगी, ऑब्वियस है। तो अब वो बढ़ करके 148 हो गया है। तो सारे मिला के कह रहे हैं आप, या सिर्फ एक कोई कब्रिस्तान ही है? सारे कब्रिस्तान कहते हैं, सारे कब्रिस्तान, यानी कि कब्रिस्तान ही सिर्फ नहीं है, शमशान पूरे मुमरा के अंदर। जब हम डेथ काउंट करते हैं तो हम किसी एक का नहीं लेते, और हमें मालूम है कि बहुत सारी डेथ जो यहाँ मुमरा में भी होती है, वो भी कुछ ऐसी डेथ्स हैं जो कहीं और दूसरी जगह जाकर के दफन होती है, कुछ ही है, लेकिन ज्यादातर इसी तरह बाहर वाले भी तो यहाँ दफन हुए। हाँ, यहाँ हुए हैं 11 कोविड के, यहाँ भी आए हैं, हमारे MM वैली में भी आए हैं, उसकी भी तस्करा करेंगे। तो ये था अभी तक का जो हमारा 2019 का एवरेज जो जा रहा है, फरवरी तक का, फरवरी 2020, 2019 पूरा, 2020 फरवरी तक, यानी मार्च में डिक्लेयर हुआ, मार्च का भी ले लें, तो हमारा एवरेज मुमरा का 148 है नॉन कोविड, क्योंकि उससे पहले कोविड यहाँ डिक्लेयर ही नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं कि कोविड और कितना बढ़ा। 148 एवरेज था, एवरेज सारा मिला करके, सारे का डिवाइड करके, मंथ का जोड़ करके, ऐड करके डिवाइड करके। अब ये हुआ कि देखिए, मार्च 22 को तो डिक्लेयर किया है, तो अप्रैल में बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ है। अप्रैल में डेथ जो है हमारा 100, यानी कि 148 तो नॉर्मल डेथ था, उससे बढ़ करके 201 हो गया टोटल। इसका मतलब ये है कि 33% इंक्रीज हो गया, 33% नॉर्मल डेथ्स। अभी हम कोविड के ऊपर आएंगे जी। नॉर्मल डेथ्स टोटल हमारा 33% इंक्रीज हो गया, ये वबा के दौरान में जी। वबा अभी तो मार्च में आप लॉकडाउन किया, अप्रैल में हमारा जो है तकरीबन 60 जो है एक्स्ट्रा बढ़ गए, एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं अप्रैल में। अब आइए हम मई में आते हैं, तो मई में जब हम देख रहे हैं तो तकरीबन 365 नॉन कोविड हो गए। अच्छा, तो 148 को 150 राउंड फिगर पकड़ लीजिए आप, वो नॉर्मल है, यानी कि मरते ही थे नॉर्मल हालत में। तो 150 को हटा देंगे 360 में से, तो बचे कितने? 210। तो डबल से ज्यादा हो गए हमारे जी।
तकरीबन ये 140% हो गए। हाँ 140% इंक्रीज हुआ जी 210 डेथ्स हमारे हो रहे हैं। जी और बाद में कितना हो रहा है, फिर हम आते हैं अब जून में, अप्रैल हो गया, मई हो गया, और जून की बात करें तो जून में जाते जाते वो 411 हो गए। अच्छा 360 हाँ 411 जून में आते आते, तो 411 में से हम 150 जी। माइनस कर दीजिए। जी अब इतने जो डेथ्स हुए हैं इसका जिम्मेदार जिम्मेदार कौन है? ये नॉन जिम्मेदार कोविड कौन है। है? ये नॉन कोविड की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोविड की जब हम बात करेंगे हाँ। तो जब तक हमारे पास का डाटा है जी। 2 जुलाई तक का, जी। तो टोटल कोविड जितने भी हैं यहाँ जी वो तकरीबन 187 है। 187 कौन से माह में अब तक? टोटल 2 जुलाई तक का, 2 जुलाई का। जो कब्रिस्तानों में इधर उधर, क्योंकि देखिए कोविड के ज्यादातर केसेस जी MM वैली में ही दफन हुए हैं। हाँ 4 केसेस वहां पर हैं, क्या कहते हैं, अमृतनगर कब्रिस्तान में। हाँ। ठीक है, जो उनके अपने ट्रस्टी के हैं। हाँ ठीक है, और कुछ यहाँ भी, लेकिन अपने MM वैली में भी 11 केसेस ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। और कोविड के कुछ केसेस जो हैं जो खाली वहां चले गए हैं, जो गैर मुस्लिमों के हैं, जो उमरा के हमारे गैर मुस्लिम भाई जो खत्म हुए थे उनके जलाए गए हैं, उसका डाटा इसमें शामिल नहीं क्योंकि हमें क्योंकि यहाँ लाके जला ही नहीं गए हैं, उनको उधरी से उधरी मशीन में डाल दिया गया है। इसलिए वो डाटा हमारे पास नहीं है। अगर वो डाटा गवर्नमेंट जोड़ देती है, ऐड कर देती है 187 में, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो हर महीने हमारा तकरीबन 200 लोग एक्स्ट्रा, यानी कि अभी तक तकरीबन, आपने फरमाया था कि बाहर के शमशान जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने लोग जो अब तक मरे हैं जी, मोर देन 400 लोग जी, एडिशनल का मतलब ये है कि जो जनरल डेथ्स हो रहे थे उसके अलावा मरे, यानी 150 का जो रेशियो है यहाँ पर, 148 का जो रेशियो एवरेज जा रहा था, उससे अलावा जो है 400 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? कौन? इसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट इंक्वायरी बिठाए, और कोरोना से कितने मर रहे थे और दूसरी चीजों से कितने मरे। देखिए, इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जिस डिजीज से मरते हैं वो हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, बिल्कुल, जिससे 26.6% लोग मर जाते हैं। यानी कि रोजाना 7,000 7,500 रख लीजिए लोग हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक से दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद COPD का नंबर आता है। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें लंग्स वगैरह का जितना भी सांस नहीं लेने का मसला है वो सब उसमें 13% लोग उससे मर जाते हैं। ठीक है, अब इन लोगों को जो ऐसा डराया गया मीडिया के जरिए, देखिए इसमें कौन कौन जिम्मेदार है, किसके ऊपर केस बनना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या, हमने उनसे ये भी पूछा था अप्रैल के महीने में कि आपके सलाहकार लोग कौन हैं, जो से सलाहकार। देखिए, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर का ये काम नहीं है, ये बात समझ लीजिए, आप लोग सब जहन से निकाल लीजिए। ये प्लानिंग का काम, हेल्थ प्लानिंग का, मैंने PhD की हेल्थ प्लानिंग में, मैं जानता हूँ कि ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर का काम नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा। आपको तो उनको तो ट्रीटमेंट करना है बस, अगर है तो वो जो है बायोकेमिस्ट वाले, ठीक है, ये सब दे देंगे आपको, क्या है, ये कैसे फैलता है, ये दवाइयाँ, आपको ये ट्रीटमेंट करना है, इतना है। आप एपिडेमियोलॉजिस्ट, हेल्थ प्लानिंग वाले बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या लगता नहीं लगता, क्या कोरोना के लिए इतना लॉकडाउन करना चाहिए था और किस किस्म से करना चाहिए था। आपके सलाहकार लोग कौन हैं? अब मालूम हुआ उनके सलाहकार लोग कौन है, वही सेक्रेटरी जो बैठे हैं, IAS, है ना, चाहे किसी फील्ड से आए हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड से आए हो, चाहे किसी और फील्ड से। अभी आपको बड़े मुश्किल से यहाँ पर 4 प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जो कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट किया गया। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा संजीव जायसवाल थे, उसके बाद ये सिंघल आए, सिंघल को हटा दिया गया। भाई क्या भाई, तो मुमरा में बहुत है है ना, बहुत है। बढ़ाना और घटाना ये गवर्नमेंट के हाथ में, मैं आज बता दूं आपको। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। आप जितना टेस्ट बढ़ा देंगे, और उस टेस्ट किट के बारे में आपने पहले पूरा वेरीफाई किया क्या, कि वो टेस्ट किट को अगर हम 2 साल पहले भी, अगर जिसको निमोनिया हुआ है, सर्दी खांसी हुई है, अगर उसको भी करते तो शायद उसको भी उस वक्त में भी कोविड आ जाता। ठीक है, एक बहुत बड़ा इशू है कि वो टेस्ट किट, हम आपको इंटरनेशनल मीडिया की बात बताते हैं कि पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली है। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही है, उनका टेस्ट होता है, ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सब रिकॉर्डेड है, उनका टेस्ट होता है। 6 प्लेयर जो है कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर अलग
टेस्टिंग किट से 2 दिन के बाद यूज किया था, सबको नेगेटिव बताता है। अच्छा, क्या कहेंगे इसको? अच्छा, पाकिस्तान टीम रेडी है, जा रही है, अब उनको क्वारंटाइन करना है, क्या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, दूसरी बार में वो हो जा रहा है। अब हम इस टेस्टिंग किट पर कितना रिलाई किया, कितने जगह आपने जांच की, क्या जांच किया, क्या आप देखना यहाँ चाहते थे, और उस पर ही एक सवाल है। आज आप देहातों में उसको फैला दीजिए। देखिए, यानी आप कह सकते हैं कि ट्रम्प के साथ लोग आए और 2-4 आपको 500,000 आपके फॉरेनर्स आके फैला दिए। तो जब इतना फास्ट वो फैल रहा था, तो इतने करोड़ों लोग जब यात्री जो गए हैं, लेबरर्स भागे हैं, तो वो क्या गांव तक नहीं फैलाए होंगे? और किस तरीके से फैलना चाहिए था? इसका रेट बढ़ने का बहुत कम था। अच्छा। बहुत कम था और नेग्लिजिबल था। आप इसको जबरदस्ती, हॉस्पिटल वालों की चांदी हो गई, है ना, बस आते गए भाई, मुर्गा आ गया है, उन्हें इंसानियत का मुजाहरा नहीं किया, मुर्गा फंस गया है, अब आओ किसी तरीके से इसको जल्दी जल्दी। आज भी वो इस चीज के लिए नहीं है कि ठीक है लोग मर रहे हैं, हाँ, लेकिन जब कोरोना हुआ है तो उसके अदर डिजीज एलिमेंट भी होंगे, हो सकता है वो उसको डायबिटीज हो, हार्ट हो, दूसरे भी एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन क्या उसका ICMR का एक जो लास्ट हमने GR देखा है वो 19 मई का है। उन्होंने ये लिखा है, उनको इंस्ट्रक्शन पूरे हिंदुस्तान के लिए दिया था 19 मई को, कि साहब जितने भी कोरोना पॉजिटिव मर रहे हैं, जिनको हुआ है और मर गए हैं, तो उनको कोरोना पॉजिटिव ही आप कोरोना डिक्लेयर कर दीजिए। अच्छा। चाहे उनको कोरोना का वो सिम्टम उनके ऊपर जाहिर हुआ हो या नहीं हुआ हो। अब इससे क्या होगा? डाटा देखिए, उन्होंने एक GR, अब वो डाटा बहुत ही गड़बड़ सिचुएशन में जाने वाली है। वो डाटा क्या होगा कि एक आदमी, हमें कोरोना हुआ, सपोज कीजिए ना, हमें खांसी आई और ना हमें कोई बुखार आया, लेकिन हम मरे किससे? अपने डायबिटीज की वजह से, अपने दूसरे एलिमेंट की वजह से, हार्ट अटैक से, क्योंकि रोजाना 7,500 लोग तो हिंदुस्तान में ऐसे ही मरते हैं। बराबर 26.6% जब सिर्फ आपके हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक से मर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि साहब जो है कोरोना से, हाँ, कोरोना के सिम्टम उसके ऊपर पूरे जाहिर हो गए और उसके बाद आप कोरोना में उसको आप ऐड कर रहे हैं, तो वहां तक तो सही है। लेकिन कोरोना के सिम्टम उसके ऊपर आए नहीं, वो दूसरे एलिमेंट से मर गया, तो उसको करना मतलब आप नंबर्स बढ़ा रहे हैं, नंबर्स बढ़ा रहे हैं। तो अगर वो कहेंगे कि साहब हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग चेकअप नहीं कराने गए हों, आप कह रहे हैं कि हम मुंब्रा में 450 लोग एक्स्ट्रा मरे हैं, एडिशनल मरे हैं, हो सकता है वो चेकअप नहीं कराने गए हों, ऐसे ही मर गए हों, उनको कोरोना हुआ होगा, ठीक है, तो उनको कोरोना हुआ होता तो वो कहीं ना कहीं गए होते, चाहे गवर्नमेंट ही में से गए होते। लेकिन कोरोना के जो नाम पे हुआ है उसमें बहुत सारे नॉन कोरोना वाले भी ऐड हैं, ये तो पक्का है। दूसरा ये भी हुआ है जो हमने मालूम किया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि उनका तो नेगेटिव था, लेकिन बिल के नाम पे बोला कि भाई बिल थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास किसी की पेइंग कैपेसिटी नहीं रही है ना, वो कह रहा है माफ करने के लिए। तो हॉस्पिटल ने कहा कि ऐसा करो कि तो फिर हम कोरोना पॉजिटिव इसको कर देते हैं। क्यों? कि कोरोना पॉजिटिव करते ही उनको एक फंड है, जो वो फंड उधर से ट्रांसफर हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उनका माइनस हो जाएगा। तो एक जो हमारा पेशेंट है, तो जाहिर सी बात है पैसे भी नहीं है, तो अब तो मर ही गया है, अब वो कोरोना पॉजिटिव करो कि निगेटिव करो, हमारा पैसा कम होना चाहिए। तो इस तरीके से भी नंबर्स हमारे कहीं ना कहीं हमारे ये हुए। लेकिन ये सारी इंक्वायरी और जांच की भी पूरी की पूरी एक ये है कि इसके ऊपर जांच कमेटी बैठे और ये देखे कि साहब इतने लोग जो मारे गए हैं, तो जो अगर डीपॉपुलाइजेशन की बात चल रही थी पूरे वर्ल्ड में, तो डीपॉपुलेशन तो ये हो ही रहा है। जितने कोरोना से आपके नहीं मर रहे हैं, उससे कई गुना सिर्फ मुंब्रा में आपके जिस डेट तक का मेरे पास डाटा है, वो 187 का है, 187 कोरोना से हैं। तो 450 तो खाली नॉन कोरोना नॉर्मल को छोड़ करके, नॉर्मल 150 को माइनस कर करके, अगर हम नॉर्मल को भी ले लें तब तो वो हमारे 150 और 150 अप्रैल मई और जून, वो 450 अलग हो गए, तो 450 और 450 450 450 900 हो गए, वो तो ऐसे ही मर गए हमारे। तो इसका जिम्मेदार कौन है और किसको कल्प्रिट रखा जाए कोर्ट में, और उसका कंपनसेशन कौन भरेगा? अच्छा, कंपनसेशन तो बनता है ना भाई। जो लोग नॉर्मल डेथ से भी अब खत्म हो गए हैं, आपके कोरोना चिल्ला करके मीडिया से हवा बना दिया, हवा से और नॉन कोविड वाले सब मर गए, ठीक है, उनको जाने का आपने सब हॉस्पिटल को कोविड कह दिया, कुछ को आपने लॉक करवा दिया,
ठीक है, ये अब चलेगा नहीं, तो वो इलाज के लिए जाएंगे कहाँ, ठीक है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि साहब हम आपको एडमिट नहीं लेंगे, पहले कोरोना टेस्ट कराओ, ठीक है। आदमी एकदम से हैवोक क्रिएट, एक पैनिक क्रिएट किया गया, जिसकी वजह से इतनी सारी डेथ्स हुई है। इसके लिए टॉप टू बॉटम देखिए वो कौन कौन डराया है सिस्टम में, पॉलिटिकल आदमी भी कौन डराया है, ठीक है, मीडिया कौन डराया, क्या किया, किसके किसके ऊपर केस, सरकार तक, इसमें सारे लोगों के ऊपर एक जो है पिटीशन दाखिल होना चाहिए। अब वक्त आ गया है, क्योंकि अब हमारे पास ऑथेंटिक डाटा मेरे हाथ में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप अदालत में जाने वाले हैं इस मामले में? हम जाएं या नहीं, हम अवेयर कर करके हम लोगों को रागिब करेंगे कि इसके लिए अदालत में जाने की जरूरत है, नहीं तो ये और लंबा खींचेंगे। हो सकता है, अभी तो जुलाई चल रहा है, ऐसी करते करते अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो हमारे डेथ रेट तो और बढ़ते चले जा रहे हैं, मोर्टेलिटी तो हमारी, यानी आप ये जो हवा खड़ा किया गया है, हवा को खत्म करने के लिए, हाँ, ये नॉन कोविड डेथ्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। और अगर ये एलोपैथिक को हम यानी कि खुदा ना समझें कभी, कोई भी, है ना, ये एलोपैथिक है, बहुत सारी ऐसी पैथी है जिसके जरिए इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, पॉसिबल हो, और बहुत से लोग उस दूसरे पैथी को भी लेकर के सेहतयाब हो रहे हैं, तो उसको भी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने, हमारे कमिश्नर साहब का बात हम कर रहे थे, 4 कमिश्नर को भेजा गया है कि जो मेडिकल फील्ड के, अच्छा, 4 कमिश्नर को ट्रांसफर किया गया है, जिसमें से हमारे एक विपिन शर्मा भी हैं, भिवंडी और दूसरे जगहों पर भी, और पिंपरी चिंचवाड़, ये सब कमिश्नर को, तो विपिन शर्मा को जो यहाँ भेजा गया है वो भी एक मेडिकोस, अच्छा, हाँ, मेडिकल फील्ड के हैं। हमें उनसे बड़ी अजीब बात लगी कि इन्होंने शायद पार्क एंड पार्क की मेडिकल जब MBBS किया होगा, तो इन्होंने एक किताब पढ़ी होगी जिसका नाम है PSM, अच्छा, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, अच्छा, और जो पार्क एंड पार्क की पढ़ाई जाती है, पार्क एंड पार्क की बेहतरीन बुक है, पढ़ी होगी, 100% पढ़ी होगी, मुझे पता है। अच्छा, अगर उन्होंने पढ़ी नहीं है तो दोबारा पढ़ी तो 100% है, भूल जाते हैं, अब कमिश्नर हो गए, ये है, सब भूल गए, उसको जरा खोल के देखें कि इस किस्म के पैंडेमिक में किस क्या हमको करना चाहिए था। अच्छा। आप एक तरफ का खोलेंगे, एक तरफ को बंद करेंगे, ठीक है, बार्बर के शॉप को बंद करेंगे, दूसरे तरीके का लॉकडाउन कुछ का कोई ये नहीं है, वो कितना इफेक्टिव होगा, वो कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिव नहीं है। और हमने टेक्निकल इनसे 2 सेंटेंस सिर्फ इनको मैंने लिखा था, इनको हमने आज से 10 दिन पहले, तकरीबन मैं समझता हूँ कि शायद 12 तारीख को, 12 जुलाई को मैंने लिखा था कि, और इस पर होना ही चाहिए था, हर स्टेट के अंदर डिबेट होना चाहिए था, नेशनल लेवल पर डिबेट होना चाहिए था, उसमें जितने प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी अगर आना चाहते हैं, हालांकि ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर का डिबेट का इशू नहीं था, ये इसमें इकोनॉमिस्ट होने चाहिए थे, हेल्थ प्लानिंग के फील्ड के लोग होने चाहिए थे, एपिडियोमोलॉजिस्ट होने चाहिए थे, इन सबों के बीच में डिबेट होना चाहिए था कि कोरोना के लिए हमें क्या करना चाहिए था। कभी आपने टीवी के ऊपर इसका डिबेट हमने नहीं देखा है आज तक कि एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए था। विपिन शर्मा आए थे, इनको खुद या ऐलान करना चाहिए था कि जो इस फील्ड के लोग हैं ऐसा ऐसा रखा गया है, पूरे डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को लिहाज में रखते हुए एक डिबेट कराना चाहिए था, और उस डिबेट को के हिसाब से आपको स्टेट के अंदर किसी चीज को अप्लाई करना चाहिए था, इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। वो हमने 2 सेंटेंस लिखा था कि साहब ये बताइए कि आपका जो ये लॉकडाउन का वजह है, विपिन शर्मा को मैंने 2 ही सेंटेंस लिखा है, आज भी मेरे पास वो मेल है, कि आप ये बताइए कि लॉकडाउन का साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन क्या है, पहला सेंटेंस। और लॉकडाउन जब खत्म करेंगे तो उसका बेसिस क्या होगा। बहुत सिंपल 2 सेंटेंस हमने पूछा है, और हमें आप टाइम दीजिए ताकि हम आके आपके साथ बात करें। न टाइम दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि टॉप से लेकर के बॉटम तक किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि ये लॉकडाउन का वजह क्या है। साइंटिफिक, हमने साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन पूछा, वो दीजिए आप कि ये कितना ज्यादा जो है ये खतरनाक है और कितने % लोग इससे मर जाएंगे और कैसे ये मल्टीप्लाई होगा स्टैटिस्टिकली, तो समझाइए जरा आप हमको, ठीक है। तो बहरहाल जवाब है या नहीं है, या वो बिजी हैं, अभी तक तो वो कोई जवाब
हमने उनके नहीं पीए से देता। 2 बार पूछा कि भाई आप बताओ, अब जिस वजह से भी नहीं दिया है वो अभी नहीं दिया है, लेकिन आज नहीं कल तो फिर पूछना है कि आपका क्या था। और जो इनका अच्छा, अब ये अहेर ओहेर को बिठा देते हैं, अरे भाई इनकी तालीम तो पहले पूछिए कि हाँ। ये अहेर की तालीम क्या है, हाँ। कौन से पढ़ाई पढ़ी है, हाँ। और ये डिसाइड करेगा कि लॉकडाउन कैसे होगा, हाँ। और कौन इनके मशवराकार है, या जैसा आप वो नहीं है। नहीं, उनके मशवरेकार तो यहाँ पर एक वजीर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और कई लोग हैं जो लोग जेल भी जाके आए हैं, वो लोग भी मशवरा देते हैं सब। कोई टेस्ट करा के आओ। ऐसा है कि वजीर कौन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं मुझे तो पता नहीं है, कौन हाँ। वजीर हैं, किस वजीर के बारे में आप कह रहे हैं मशवरेकार। हाँ। अगर कोई हिस्ट्री वाला आदमी हाँ डॉक्टरेट लगा करके हाँ अगर मशवरा देने लगे, हाँ तब एक काम ये करना चाहिए हाँ। कि जितने हार्ट पेशेंट हैं उनके यहाँ, उनको अपना हार्ट का ऑपरेशन बार के यहाँ करा लेना चाहिए। अरे ऐसी ही है मिसाल, अच्छा। हिस्ट्री वाले हिस्ट्री का डॉक्टरेट लिया हुआ हाँ अगर हेल्थ प्लानिंग में अपने मशवरे दे रहा है, जी। तो जितने हार्ट पेशेंट हैं हाँ। उनको बार के यहाँ जा करके लेकिन अभी अब वही हार्ट का मसीहा, अपना ऑपरेशन करा लेना चाहिए। वो नाम नहाद मसीहा ने तो यहाँ पर जो है कंट्रोल कर लिया अब कोरोना उससे- को। हाँ, वो हमने शुरू में कहा ना कि इसको कंट्रोल करना हाँ। और फैला देना, हाँ। ये गवर्नमेंट के हाथ में है। अच्छा। बहुत आसानी से फैलाया जा सकता है हाँ। और बड़े आसानी से रोका जा सकता है। हम आपको पूरा डाटा से बता देंगे कि आपके दूसरे स्टेट के अंदर हाँ। कितना खतरनाक वहाँ तो कुछ नहीं लगा। आपको हाँ। बांग्लादेश आप ले लीजिए, हाँ। बगल, यानी कि हम दूसरे कंट्री के बारे में नहीं जाएंगे। हाँ। हम अपनी जो हमारे एडजेसेंट कंट्रीज हैं, हाँ। आज ये सारा फैल गया इंडिया के अंदर, हाँ। जिसके बारे में पहली एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कह दिया था कि इंडिया के अंदर इसके फैलेगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो, अच्छा। बहुत कम हो। और सही बात भी है, आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत कम है, क्योंकि मैं घूम रहा लेकिन हूँ। आलमी सतह पे तो ये बता रहे हैं कि तीसरे नंबर पे जा रहा है। वो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा नॉन कोविड डेथ्स आपका बढ़ता जाएगा, वो बढ़ रहा है। और हम इस वक्त कहीं निकल नहीं सकते थे, पूरे हिंदुस्तान का मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन जो मेरा फील्ड है वो हम नहीं कर सकते। हम जहाँ रहते हैं, जो पॉसिबल था मेरे पास, वो मुमरा का खुद का अपना शहर है जहाँ हम इवैल्यूएट कर सकते थे। इवैल्यूएशन टेक्निक हमने यूज़ किया कि हम टेक्निक क्या, और वो टेक्निक को यूज़ करते हुए हम आज इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे लोग यहाँ पे 900 मरे हैं, जिसमें से 450 तो नॉर्मल हो गए और 450 एक्स्ट्रा हो गए। उसके अलावा जो कोविड के हैं वो 187 2 जुलाई तक यहाँ पर हुए हैं। उन लोग शमशान वालों का छोड़ करके जो थाने में जला दिए गए, उनका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। जी, कुछ सवाल आपके। तो आपके मुद्दा क्या है? ये अभी जो तमाम बातें आपने जो पेश की है, आपका मुद्दा क्या है मुमरा और कौसा के? देखिए, मुमरा मुद्दा हमारा 2-3 था। एक तो ये कि यहाँ पर कोई भी जो जितने लोग हैं यहाँ पर कराने जा रहे हैं, वो इंसानियत और हमदर्दी का मुजाहरा करें हर हॉस्पिटल वाले। ठीक है, उनकी अंदर इतना जर्रा बराबर भी खुशी आ गई किसी मरीज को देख करके, तो वो उसी जुमरे में दाखिल है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों की तकलीफ उसके लिए खुशी का सबब बन रहा है, वो गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है और उसकी सारी चीजें खत्म हो रही हैं। तो खुशी नहीं, उसके अंदर गमखारी, हमदर्दी का जज्बा हो करके और रिजनेबल रेट पर उसको वो सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा ये कहना था कि सारे डॉक्टर्स जिनकी फीस 500 या 500 से ज्यादा है, वो डॉक्टर्स, हमने पहले कहा कि BUMS, BHMS और BAMS वाले नहीं, वो तो ऐसे भी बहुत कम फीस लेते हैं, उसी में दवाइयाँ भी देते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहा। जो MBBS डॉक्टर हैं और ज़्यादा फीस ले रहे हैं, बराए मेहरबानी फर्स्ट विजिट का अगर उनका 500, 600 या 1000 है, उसमें काफ़ी तखफीफ करें, कमी करें, उसको थोड़ा सा डाउन करें आप। और जो फॉलोअप का है वो भी आप करें, क्योंकि आपका उतना, जैसे होता है दूसरी चीज़ों में हमारा लागत इतना आ गया साहब, हम क्या करें, आपका तो उतना लागत नहीं है। बस ये है कि जहाँ बैठ रहे हैं उसका क्या आपको देना है, वो हॉस्पिटल वाले को क्या देना है, उस जगह का हम यूटिलाइज कर रहे हैं कितना देना है। आप इस वक्त गमखारी का आप जितनी बातें कह रहे हैं उससे ये गम्माजी होती है, इन बातों से ये गम्माजी हो रही है कि इलाके में डेमोक्रेसी है। क्या आप महसूस करते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी है या हिपोक्रेसी चल रही है? देखिए, क्योंकि आप राय दे सकते हैं, अमल दरामद कैसे होगा? हमारी ताकत आवाम होती है। दुकान बंद करवा दिए, दुकान खुलवा दिए, मार आवाम जब गुस्सा में आती है ना जी, जब एक अकेला सांड भी जब गुस्से में जब आता है ना, तो बड़ी बड़ी चीजों को तहस नहस पूरी ताकत लगा के कर देता है। आवाम तो बहुत बड़ी ताकत होती है,
आवाम का हालत ये है कि आवाम उब चुकी है, खाने के लिए नहीं है। हाँ। देखिए अब इस वक्त कोरोना के नाम पे आप जितना लगा रहे हैं ना, अब इससे हमने लिखा था शुरू में अप्रैल में कि उससे होगा क्या। जो शरीफ गरीब होगा वो खुदकशी करेगा और भूखमरी से मर जाएगा। जो थोड़ा बदमाश तो हम नहीं कह सकते हैं, दबंग हम वर्ड यूज करेंगे, बदमाश गरीब नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दबंग गरीब होगा। वो लूट मार, डकैती, एटीएम, बैंक लूट, ये सब चालू हो भी रहा है, धीरे धीरे चालू हो रहा है और वो उरूज पकड़ता जाएगा। और इसमें हम धकेलने में सबसे बड़ी जिम्मेदार गवर्नमेंट है और उनके जो लोकल लीडर्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार इंक्वायरी हो कि कौन से चीज से कितने मर रहे हैं। हमारा ये डाटा देने का मकसद ही यही है कि कोरोना ज्यादा मत करो। कोरोना से जितने लोग नहीं मर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आज सिर्फ एक शहर जहां मैं रह रहा हूं वहां पर इतने सारे एडिशनल डेथ्स हो चुके हैं नॉन कोरोना के। इसलिए कोरोना के ऊपर मजीद जो है आप नई स्ट्रेटजी बना लीजिए ताकि नॉन कोरोना से मरने वाले लोग जो मर रहे हैं वो बच सके। और उसके जिम्मेदार जो अभी तक मरे हैं वो कौन कल्प्रिट होगा, उसका भुगतान होगा, कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये दूसरा हमने बात किया कि डॉक्टर्स लोग से विनंती की, हमने उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि वो लोग सब अपना कम करें ताकि गरीबों पर रहम आप करेंगे, जमीन वालों पर रहम कीजिए। आपको भी एक दिन आखिरत में जाना है, आप पर ऊपर वाला रहम करेगा। आपने कहा कि डॉक्टर जो है आपकी राय पर अमल करें और गमगुसारी के साथ, हमदर्दी के साथ मामला करें। लेकिन कालसेकर में इल्जाम ये है कि वो एक सियासतदान के जेरे नगी बन करके काम कर रहे हैं और वो आपकी बात पर क्या अमल करेंगे? देखिए आपको जवाब अगर इतने देखिए, अवाम से हमने कहा कि अवाम से ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं होती है। अगर उनको सियासत करनी है उनके सीईओ को तो उतर जाए, सियासत ही करें कुछ। और हम इस वक्त दरखास्त करेंगे कालसेकर के ट्रस्टी से कि आपको आफरीन जैसे सैकड़ों मिल जाएंगे आपको लोग, ठीक है। फील्ड के बहुत सारे अभी अमेरिका से भी लौट रहे हैं लोग, बहुत इससे ज्यादा टैलेंटेड, कम पैसे में करेंगे। इनको जितना जल्दी है दफा कर देंगे। अच्छा। और मेरे पास उसकी जस्टिफिकेशन व्हाट्सएप में है। वो जा रही है 2 महीने में। हाँ, वो बस जाना ही चाहिए। वो नहीं, वो रुखसत पे बस एक सवाल मेरा ये है कि मुंबई के अंदर अक्सर देखा गया लॉकडाउन के अंदर अगर कोई घर के अंदर एक ज़ईफ इंसान बीमार रहता है और किसी डॉक्टर को उनके चेकअप के लिए बुलाया जाता है तो डॉक्टर तुरंत मना कर देते हैं। और अगर किसी ज़ईफ की अगर डेथ भी हो जाती है घर के अंदर, कोई अगर डॉक्टर को कंफर्म करने के लिए बुलाया जाता है तो डॉक्टर सीधा इनकार कर देते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस सिलसिले में डॉक्टर जो लॉबी है खुद भी इस सिलसिले में काफ़ी संजीदा है। मैं कह सकता हूं कि काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर सैयद, आप लोग जानते होंगे, सैयद अली जो अल हिदाया में भी उनका रोल है। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले भी बोला था इस बात। ये बोला उन्होंने कि जो एक कांड हुआ था डेथ सर्टिफिकेट के सिलसिले में, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया था जैसे कि ऐसा है, इसका क्या हम लोग हल निकालें, बैठ के आपस में बातचीत किया जाए। ठीक है। देखिए, जहाँ तक सवाल है डॉक्टर इस बात को अच्छी, देखिए इतना डराया गया है ना कि अच्छा खासा आदमी जो पढ़ा लिखा है वो भी डर गया है। सच्चाई है, डराने की भी एक हद होती है। मालूम हुआ कि एक सीआईडी वाला है, उसको ही इतना डरा दिया गया है कि वो अब क्या काम करे, ठीक है, वो भी आ गया। तो आज डॉक्टर भी इतना डर गया है तो वो भी मतलब जान रहा है सारी बातें, फिर भी वो सोचता है कि हो सकता है हमको भी पकड़ ले, हम भी मर जाएं। ठीक है। तो जो ज्यादा उम्र के डॉक्टर हैं वो तो सब गायब हो चुके हैं, ज्यादा उम्र के डॉक्टर। लेकिन जो जवान डॉक्टर हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी और रिकॉर्ड नहीं है पूरे वर्ल्ड में उनके मरने की। 0.1-0.2% ही आज तक का डेथ का 0.2 है। और वो भी उनका जिनका इम्यून सिस्टम पहले से वीक है किसी डिजीज की वजह से या किसी वजह से। तो डॉक्टर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं थी और जाकर के उनको जरूर हमदर्दी के नाते करना चाहिए था। अगर एक बड़ा डॉक्टर, आपको मालूम होगा कि एक मुस्लिम डॉक्टर ने जब एक गैर मुस्लिम की जान जा रही थी तो कोरोना पॉजिटिव था, कोरोना पेशेंट था और उसका हार्ट का एक प्रॉब्लम आ गया था, तो उसने अपने मुंह को उसके मुंह में लगा दिया। अपने मुंह, जो पंपिंग का तरीका होता है कि लास्ट में आपको पहले उसको दबाइए, नहीं हो रहा, लास्ट में अपने मुंह से ऑक्सीजन दिया। उसने इसका ख्याल किए बगैर एक डॉक्टर्स का फरीजा जो है आखिरी वक्त में अंजाम दे दिया कि मुंह में मुंह मिला करके उसके अंदर पंपिंग करता रहा। वो बच गया, अल्लाह का शुक्र, बच गया। तो आज हमारे यहाँ के डॉक्टर्स
को इतने घबराने की, और ये मुसलमान डॉक्टर्स है ना, इनको घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। आप जा रहे हैं, आप एहतियात के साथ जाइए, एहतियात के साथ चेकअप करके बता दीजिए कि खत्म हो चुका है, जिंदा इतने घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी और ना अभी है। हम उनसे भी दरखास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी आप लोगों के साथ कोऑपरेट करें। आप अच्छे दिन में अच्छे हैं और जब बुरे दिन आए तो आप भाग निकले, बहुत गलत बात है। आपको जाना चाहिए और हाँ, एहतियात जितनी भी है एहतियाती तदाबीर आप उसको कीजिए। सर, आप बोल रहे हैं कि जैसे कोरोना को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में है, जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे कम कर, और इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन MIT की स्टडी आई है, MIT की स्टडी आई है कि फरवरी 2021 तक पर डे 2.87 लाख तक कोरोना के केसेस मिलेंगे। इस बारे में आप क्या देखिए, ये जितनी भी स्टडीज है ना, ये अभी स्टडीज है, आप दूसरे कंट्री की भी स्टडीज पढ़िए जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, मेडिकल फील्ड में हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। उन्होंने कैसे, देखिए इसको ख़त्म करना चाहते ना तो वो 21 दिन में ख़त्म हो जाता। अब पूछिए मुझसे कैसे होता, मैं अब बताता हूँ कैसे ख़त्म होता। उसका तरीका एक ये था कि जब आपको डिक्लेयर करना था कि हमें कंप्लीट लॉकडाउन है, तो कंप्लीट लॉकडाउन के लिए जिसको जहाँ जाना था आप 1 हफ्ता का पहले टाइम देते या सबको अपने अपनी जगह भेज दिए होते और सारे लोगों को अकाउंट में पैसे डाल दिए होते, है ना। 1 महीना का डाल दिए होते, कम से कम एक घर का खर्चा 15,000 तो आता ही है ना मिनिमम। तो गरीब के भी कम से कम 15,000 डाल दिए होते, कहते कि सब खरीदारी कर लो 15 लाख में से, ठीक है, ठीक है, 15,000 डाल दिए होते और सब अपनी खरीदारी करके सिर्फ और सिर्फ 21 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में, और निकलते ही गोली मार दो फिलीपींस या निकलते ही गोली मार दो। हाँ, आपको इत्तला करनी है कि पेशेंट हो गया बहुत दूध का, वो आपके घर पे पहुंचाने का इंतजाम आप कीजिए, गवर्नमेंट करती। तो उसका जो पैटर्न आज तक है कि 14 दिन में सारा कुछ हो जाता, तो और 21 दिन लिया गया, 7 दिन लिया जाता है, पैटर्न को देखने के लिए लिया गया। 14 दिन में कोरोना का सारा चीज खत्म हो जाएगा, 7 दिन पैटर्न को चेक करने के लिए है, तो वो 21 दिन आपका सही था। तो पहले इस तरीके से किए होते ना तो अब तक 4 महीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आप तो फकीर मुल्क है, ठीक है, फकीर अपने फकीर बने हैं फकीरी की वजह से। आप किसी को कैपिटलिस्ट बना दिया है, यानी 10% लोगों के पास 90% इकोनॉमी है उनके पास, ठीक है, और 90% के पास 10 है। इस ऐसे कंडीशन में मैं एक बार और कहता जाऊं, अभी आज ही कह दूं इसी में, कि अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना है, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, उनका 50% गवर्नमेंट जब्त करे फौरन, अभी एक चीज। और जितने नेता हैं, ठीक है, उनका एसेस कर किया जाए कि कितने की प्रॉपर्टी है और उनके पास 2-4 साल के लिए छोड़ दिया जाए। सारा प्रॉपर्टी जो इधर उधर से कमाई है सब जब्त किया जाए। वो नेशनल कमेटीज जब आएगी तो करने का राइट है, करने किया जा सकता है। इन लोगों को जब्त करें और वो जनरल पॉपुलेशन में देख करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। जब उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी आ जाएगी, आपकी इकोनॉमी बूम हो जाएगी, कोई मसला नहीं है इसको। लेकिन जब तक पैसा उनके यहाँ पर वो पैसा रोटेट नहीं कर रहा, जो 90% पैसा है 10% लोगों के पास, वो उतना रोटेशन में नहीं है। जो वो नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी को बढ़ने में बहुत मुश्किल होगा। और अगर घूम कराना चाहते हैं इन सबों का लीजिए, नेशनल, आपको नेशनल के फेवर में कोई काम करना है तो बड़े स्टेप आपको गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। ये प्लानिंग का तरीका है, बड़े स्टेप लेना पड़ेगा, लीजिए। लेकिन आपके दोस्त अगर हो जाए अदानी अंबानी और ये सारे लोग, तो आपको ये इतना हार्श स्टेप उठाने में आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे उठाएं कैसे नहीं उठाएं। एनीवे, आप पूछिए। मुद्रा और अफसरान के पास में करोड़ों रुपए अरबों रुपए सबका ये, अरे भाई इन लोगों का तो पूरा, इनको देखिए, जब तक इस हिंदुस्तान में जिन लोगों को सिपाही बनाया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई, देखिए ये हिंदुस्तान तब सुधरेगा जब यहाँ के बड़े बड़े अफसरान, जो IAS और जो बड़े बड़े अफसरान जो हरामखोर है एडमिनिस्ट्रेशन में और हरामखोर नेता, जिस दिन हिंदुस्तान में फांसी के फंदे में लटके हुए नजर आ जाएंगे, आप समझ जाइए हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। सर, BMC अभी जैसे TMC थाने महानगरपालिका लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ा रही है कोरोना को रोकने के लिए, लेकिन वही थाने महानगरपालिका जो जिम्मेदार है दूसरी बीमारी को, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया, जो बारिश के दौर पे आमतौर से फैलती है, उस बारे में कुछ नहीं कर रही है। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये गलत, ये एक गलती करें तब तो हम समझाएं आपको। हमने इनको एक एक डिजीज का क्या परसेंटेज से फैलता है और क्या डेथ होती है उसकी, इसका पूरा डिटेल अप्रैल हम दे चुके हैं। कौन से डिजीज कितना फैटल होगा
और हम कह रहे हैं कि अगर ये कोरोना वाकई इतना खतरनाक है तो आप देख लीजिएगा कि नवंबर दिसंबर में ये कहर ढाएगा तमाम उन स्टेट्स के अंदर जहां ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है, जैसे यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, जितने भी नॉर्थ इंडिया के हैं, ज़बरदस्त कहर ढा सकता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे सबका टेम्परेचर जो है 4 से 5 डिग्री, जब भी जहाँ फर्टिलिटी हुई हैं वो सब में टेम्परेचर काफ़ी लो था उस वक्त, ठीक है। और यहाँ पे आपका यही होने वाला। दूसरे बीमारी से मैं क्या क्या गिनाऊँ आपको रोज़ाना सिर्फ हंगर से मैं बात कर रहा हूँ, 828 लोग मर जाते हैं रोज़ दिन। अभी तक आपके 115 दिन हो गए, आपके ये 120 दिन से ज़्यादा हो गए लॉकडाउन के, ठीक है। अभी तक आपके 25,000 है ना, यानी कि आपके 200 पर डे का एवरेज आप पकड़ लीजिए। लेकिन हंगर से ही आपके 828 लोग रोज़ दिन मरते हैं। ये हम गवर्नमेंट डाटा से बात कर रहे हैं, हम अनऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल बात करेंगे तो भूख.com पे जाके देख लीजिए, उनके हिसाब से 7,000 लोग पर डे भूख से मरते हैं। 7,000 पर डे डेथ होता है हंगर से। तो हंगर का तो इनके पास गोडाउन भरा हुआ है ना खाने का, कौन खा जाता है? हरामखोर नेता और एडमिनिस्ट्रेशन। सारे नेता हरामखोर नहीं है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी हरामखोर नहीं है, लेकिन जो हरामखोर है वो खा जाते हैं मिलकर के। भूखमरी बढ़ी हुई, ये रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे। तो कोरोना से कई गुना ज्यादा तो दूसरे मलेरिया से लोग मर जा रहे हैं, और दूसरे बीमारी से रोजाना मलेरिया से सिर्फ आप लेंगे तो तकरीबन 536 लोग मर जाते हैं। तो वो कोरोना से ज्यादा आज तक मलेरिया को आपने कंट्रोल कर लिया क्या? मलेरिया आपसे है। मलेरिया के कितने सारे प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, लेकिन मलेरिया उसको खत्म कर दिया जा सकता है बहुत सारी चीजें। आप कोरोना के साथ, अगर मोदी जी ने ये कहा था कि, और अगर केजरीवाल ने, हमको थोड़ा जीना सीखना पड़ेगा। किसके साथ? कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। अगर है भी तो सीखना, इतना मोर्टेलिटी रेट इतना हाई नहीं है। लेकिन ये क्यों डरते हैं, उसका जवाब मैंने एक वीडियो में जो अप्रैल में मैंने जारी किया था, ये कहा था कि जितने भी नेता हैं, ठीक है ना, ये पहली बार हुआ है कि ये गरीब का सिर्फ बीमारी नहीं है, ये गरीब को तो पकड़ ही नहीं रहा है, कि गरीब को क्योंकि हार्ट होता नहीं है उतना ज्यादा, और डायबिटीज तो बिल्कुल नहीं होता है गरीब को, क्योंकि गरीब के पसीने निकलते रहते हैं, चढ़ी नहीं रहती है। गरीब का तो बेचारे का पेट सटा रहता है, तो पकड़ेगा कहाँ से? तो उनको ये बीमारी है नहीं, इम्यून सिस्टम उनका ठीक ठाक है। लेकिन जब भूखमरी होगी ना, तो उनका इम्यून सिस्टम सारे गरीबों का बिगड़ने वाला है, पूरे हिंदुस्तान के गरीबों का, भूखमरी से। और उस वक्त जब फैलेगा ना, तो एक लार्ज स्केल पे डेथ होने के चांसेस काफी हाई है। और ये नेता लोगों को, क्योंकि ये ऊपर से लेके नीचे तक को पकड़ रहा है, और नेता की मेजोरिटी सब 50 के ऊपर की है, याद रखिएगा, ठीक है। ये डर है कि जितना ये लोग पकड़ेगा उतना नेता फंसते चले जाएंगे। अगर ये अवाम में रह गया तो हमारा तो निकलना मुश्किल है, हमको पकड़ लेगा। हर नेता जो मोटा तगड़ा है, उसको डायबिटीज नहीं तो कम से कम वो हार्ट का कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई। अभी जो आप अहम बातें हैं कि आपने डॉक्टर को एक तो फीस कम करने के लिए वो किया है, आप इंक्वायरी कमेटी की बात करें, और ऐसे क्या खास मुद्दे हैं जो आप हेल्थ के बारे में बोलना चाहते हैं? देखिए, शहर में हम और भी बातें बोलना चाहते थे। एक तो ये लॉकडाउन को सही से एसेस करें, ठीक है, उसके साथ डिबेट करें, डॉक्टर्स के साथ भी और प्लानर्स के साथ डिबेट करें, स्टेट डिबेट करें। क्योंकि देखिए, एक कमिश्नर को डिबेट करने से कोई उसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, और वो कमिश्नर, और फिर वो ऐसी ही जब स्टेट सेटिस्फाई हो जाए कि वो कौन सा मॉडल हमको अब यूज़ करना चाहिए फर्दर आगे के लिए, वो मॉडल बनाए, और उसके लिए उन लोगों को सारे के सारे कमिश्नर्स को वो ये कहे कि एडवाइस दे कि आपको इस तरीके से आगे इम्प्लीमेंट करना है। कालसेकर में जो आपने सवाल, देखिए, कालसेकर का तो ऑडिट होनी बहुत जरूरी है। कालसेकर का ऑडिट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीजें बहुत दिन तक नहीं चलेगी, ठीक है। जमीन किसी और की, पैसा किसी और का, चैरिटेबल है। आप हर साल जब भी, अभी भी मैंने तो 2-4 रोज पहले बात किया तो कहा भाई तो 25 लाख हर महीने नुकसान होता है, ठीक है। ये कह करके आप इतने हाई जा, देखिए जहाँ पर अब हम प्लानिंग पर जाएंगे ना, तो बेड ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, 23%, 24% बेड ऑक्यूपेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि आप लॉस में जाएंगे। इसकी फार्मूला आपको हम लेमैन को समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि एक आदमी 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए में दिन भर में 3 बेचता है, और एक आदमी 5 रुपए की चीज़ 6 रुपए में 60 बेच दिया, उन्हें कौन फायदेमंद है? वो 15 रुपए प्रॉफिट कमाया और दूसरा वाला 60 रुपए कमाया। तो यानी कम रेट में आप कैसे बेड ऑक्यूपेंसी को बढ़ा सकते हो, और कॉस्ट कटिंग मेजर
क्या क्या कर सकते हैं। मैडम से क्या क्या सवाल पूछे, जो 12 सवाल आपने किए उसमें क्या है? देखिए हमने बहुत सिंपल है, लेकिन उसी से हम सारी चीजें इनकी निकाल लेंगे। क्या हमने सवाल देखिए बहुत सिंपल है, इंफॉर्मेशन है कि ये कोई पेशेंट आपके यहाँ है, उसका नाम है, नाम देना भी जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ठीक है, किस डेट में दाखिल हुआ, कितने दिन वो आपके यहाँ था, किस डॉक्टर के अंडर में था, आपका टोटल चार्जेस क्या हुए, आपने कितने कितने उसके वो दिए, कंसेशन कौन कौन सा किया, आपके यहाँ से वो कैसे उसका आउटपुट क्या निकला, आइदर डिस्चार्ज हुआ हेल्दी एज ए हेल्दी पर्सन, या वो किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ है, ठीक है, या आपके यहाँ से उसका काम हो गया टोटल जितने पेशेंट्स थे उनकी सारी इंक्वायरी, सारे लोगों का, और फर्दर जिसका हम चाहेंगे उनसे हम मांगेंगे कि इनकी पूरी डिटेल ट्रीटमेंट की दी जाए, और कौन कौन दवाइयाँ चली हैं और कितने की चली है, और क्योंकि देखिए इसमें हमको बहुत बड़ा मसला है। एक कालसेकर वाले ने, आज हम बता ही दें कि कालसेकर वाले ने क्या किया है कि कालसेकर के ही उसमें एक प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत एक चीज खोली हुई है। वो जो दवाइयाँ आपको 400 में बाहर मिलती है, वहाँ आपको मुश्किल से 70-80 रुपए में वो मिल जाती है, ठीक है, वो भी उन्हीं के अंडर में है, और बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ हैं। अब कहीं उसका भी हेरा फेरी उसके जरिए कि वो भी उन्हीं का है, उसके जरिए जो महंगी बाजार का रेट ये है, लेकिन उनका रेट कुछ और है। वो दवाइयाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि अच्छा, क्योंकि जब हमने देखा तो वो उसमें हमने देखा, जो हमने वेबसाइट पे देखा, अब हमको फिर वेबसाइट के, वो नजीर जुवाले साहब के नाम से है, ठीक है। दूसरा उसमें कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम आफरीन सौदागर का है, कि जब मैं समझा, मैं तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब वो नंबर हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमारे में आफरीन सौदागर का वो ये उसमें था, हाँ, वो फौरन आफरीन सौदागर आ गया। मैंने कि वेबसाइट के ऊपर ये क्या खेल चल रहा है कि एक कालसेकर के सीईओ एक प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के कॉन्टेक्ट पर्सन है, यानी उसके, और नजीर वाले का ये कर चल रहा है। इसलिए बड़ा अब हम शक में मुब्तला हैं, लेकिन कोई बात हम कहने से पहले जब तक पूरी तहकीक नहीं हो, इल्ज़ाम लगाना किसी पे मुनासिब हम कभी बेहतर नहीं समझते। ये एक बहुतान हो जाएगा, हम गुनहगार अपने आप को क्यों बनाना चाहें। लेकिन हाँ, शक के दायरे में शक कहीं न कहीं अब गलत सिमत में जा रहा है, यानी वो मुश्तबा है। और अभी भी अब बंद, कभी खोलते हैं कभी बंद कर देते हैं। दूसरी ये आम दवाइयाँ जो रोजाना की डायबिटीज की है, हार्ट की है, वो दवाइयाँ अवेलेबल इनके पास नहीं है। अच्छा, अब बंद कर दिया, अभी बंद कर दिया इन्होंने। एक 2 ही था पूरे मुंबरा में, एक स्टेशन के पास था, उसको बंद दिया तो वो बंद हो गया। उन्होंने जो है आपको इन सारी डिटेल्स नहीं दी है, तो आगे आपका देखिए, अगर नहीं दिया तो हमारे पास ऑफिशियल के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुका हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है, ठीक है, और मैं हेल्थ फील्ड का आदमी हूँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। हाँ, उसका नतीजा क्या निकलेगा आप समझ सकती हैं कि एक पूरा जो सिस्टम है, जो ये कहते हैं कि हिपोक्रेसी है और एक जो पॉलिटिकल ये है, उसमें अपने आप को वो कितना बचा लेंगी वो देखना है। क्योंकि हमारा ताल्लुक, हम आज तो इंडिविजुअल बोले, लेकिन हमारा ताल्लुक कहीं, हमारा भी ताल्लुक किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ठीक है। हम कितना दबाव बना सकते हैं, नहीं बना सकते, आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया। 3 साल और आगे डिले हो जाएगा कि भाई हम लोग इस पे रिपोर्ट बनाएंगे, पेपर बनाएंगे। कोई भी हॉस्पिटल का इन्वेस्टिगेशन इस किस्म का नहीं होता। हॉस्पिटल ओपन रहता है, इन्वेस्टिगेशन उसके पैरेलल चलती रहती है, उसको कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया जाता है। हॉस्पिटल को कभी भी इन्वेस्टिगेशन होना हॉस्पिटल का अलग चीज होता है, उसको लॉकडाउन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कत्ल नहीं किया है कि वहाँ पर साहब मर्डर कोई नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि साहब उसको इंजेक्शन दे दिया, हमें यकीन है कि वहाँ पर कोई इंजेक्शन दे के मारा नहीं जा रहा है। लेकिन हमने क्या कहा है कि जो ओवर बिलिंग हो रही है, बदउनवानी, हाँ, कुछ चीजें आप बढ़ा चढ़ा करके जो डाले जा रहे हो गरीब जनता के ऊपर, वो जरा नाइंसाफी है। आप जितना उनके साथ कोऑपरेट करके, जितना आप उसके इसके अंदर में रख करके हमदर्दी के साथ कर दोगे, अपनी दुनिया आखिरत बना लोगे। जो हमने बताया ना कि कम इसमें आपने काम किया, कुरान शरीफ का जो मैंने हवाला दिया वो इसलिए था, यानी थोड़ा है लेकिन उसमें बरकत है, क्योंकि सही नीयत से वो काम की गई है। लेकिन आपने इतना किया है, ठीक है, और बचा भी लोगे तो उसमें बरकत नाम की चीज रहेगी ही नहीं। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन का आदमी कितना भी काम कर ले, ठीक है, जो गलत तरीके से हासिल किया हुआ माल है वो गलत ही तरीके से आज नहीं कल चला जाएगा, और बरकत नाम की चीज उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तमाम बातें करने के बावजूद तशनगी जो है दूर नहीं हो रही है। सोशल इश्यूज
यहाँ पर मसाइल है, अस्पताल के मसाइल थे। तो आपने एक अस्पताल की बात की, और भी यहाँ दूसरे अस्पताल हैं। एक तो सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है, एक कोविड सेंटर जो है वो वहाँ स्टेडियम में चल रहा है, और उसके अलावा जो है एक इजाफी सेंटर जो है तैयार हो रहा है, और कई मसाइल हैं। यहाँ पर दुकानें बंद हैं लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बिजली के मामला ऐसे आए हैं कि लोग ऐसा सुनेंगे कोरोना से अगर बच भी जाएंगे तो टोरेंट के शिकार हो जाएंगे। निजकारी हो चुकी है, अस्पतालों के लिए निजकारी होने जा रही है। हालात ये है लोगों के कि उनके घरों में रखा हुआ सब खत्म हो चुका है, और अब वो रोजगार के लिए घर से नहीं निकल पाएंगे। और इंतज़ामिया सियासी अरबाब के मातहत चल रहे हैं, और सियासी अरबाब अवाम उन्नास के हमदर्द नहीं है, जिससे हम ये कहने पर मजबूर है कि यहाँ हिपोक्रेसी पूरी आम है। इसके बाबत बताइए। देखिए, इन सारे चीज़ों के ऊपर देखिए, जहाँ तक टॉरेंट का सवाल है उस पर हम सवाल उठा चुके हैं और लोगों से दरख्वास्त कर चुके हैं कि जिन लोगों का गलत उनके इसका 2 ऑप्शन है जो टॉरेंट का है। एक ऑप्शन ये है कि जितना जब से रीडिंग नहीं लिया गया, जो लास्ट रीडिंग ली गई है उसका इक्वली करें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के एवरेज का हम मार्च, अप्रैल, मई में नहीं डाल सकते। वो ठंडक का मौसम होता है, लोग उसमें एसी तो छोड़ दीजिए, फैन भी नहीं चलाना पसंद करते हैं। ठीक है, उसका एवरेज आप उसमें ना डालें। हाँ। उसका यही तरीका है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका जब लिया है और उसके बाद का जो रीडिंग है, मान लीजिए कि 600 रीडिंग आपका गैप आ गया, आपका पहले रीडिंग 300 था लास्ट रीडिंग, और प्रेजेंट रीडिंग अगर आपका 900 है तो 600 आ गए, तो आप 200 3 महीने के अंदर डिवाइड कीजिए। एक तरीका ये है। अगर आपको एवरेज ही निकालनी है तो एवरेज आप निकालेंगे, मार्च का अगर एवरेज निकालना है, मार्च में डालना है तो मार्च 2017, मार्च 2018, मार्च 2019 का एवरेज निकाल करके मार्च 2020 में आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अप्रैल का निकाल करके 17, 18, 19 का अप्रैल में डालिए, और फिर उसी तरह मई का डालने के लिए मई में डालेंगे। ये स्टैटिस्टिकली करेक्ट है। लेकिन आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी का एवरेज निकाल करके आप मार्च, अप्रैल और मई में डालेंगे तो ये करेक्ट नहीं है, और इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और हमने सारे लोगों से दरख्वास्त की है कि जिन लोगों का सही बिल नहीं आया है वो बिल्कुल भी पे ना करें, और हम देखते हैं कि ये काटेंगे। हाँ। और फिर देखिए पार्टी पूरे अपने इसमें तरीके से, अच्छा। आपको मालूम है कि चलिए जो भी घपला हुआ चाहे, उसके बावजूद हमारे 31,000 वोटर्स यहाँ पे हैं वोटर्स। हाँ। वोटर्स हैं हमारे। हाँ। ठीक है, हम उनसे दरखास्त करके इनके खिलाफ उतरेंगे मैदान में। हाँ। और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, हमारी कोई ताकत, कोई अहमियत नहीं है। अवाम, हम बार बार कहते हैं सबसे बड़ी ताकत अवाम है। हाँ। जिस दिन अवाम उतर गई ना तो बड़े बड़े नेता को उठा करके ऐसा भगाएगी कि टॉयलेट के अंदर नजर आएंगे भागते हुए। छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी इनको। इसलिए जो तैयार है, हम नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है उनके 50 बात पर हम उनके जो स्टेटमेंट है ना, एक स्टेटमेंट पर मैं उनके उठा सकता हूँ सवाल, उठाऊंगा आगे, लेकिन उस स्टेटमेंट को वक्त आने पर हम उठाएंगे। जो स्टेटमेंट उन्होंने कोविड और बहुत सारे वक्त पर इन्होंने दिया है वो सारे मेरे जहन में है, लेकिन कब उठाना है कब नहीं उठाना है तो ये आवाम ताकत है। यहाँ पे टॉरेंट को रुकवाना चाहते थे, रुकवा सकते थे। ठीक है, आपने नहीं रुकवाया, आप गलत के लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे, ये आपकी उठाने की जिम्मेदारी नहीं है। अरे अब यहाँ पर अस्पताल भी निजकारी हो रही है। निजकारी अगर हो रही है तो ये रिजाइन करके जाए, यहाँ पर की जरूरत नहीं है। हम इनसे सीधा सवाल ये पूछना चाहते हैं, ये बताएं कि माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए असेंबली में भी। अगर होना चाहिए तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसका सवाल, एक सवाल का जवाब देना, उसका क्या तरीक़ेकार होगा, कहाँ से माइनॉरिटी खड़ा हो, किस तरीके से माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा, वो जाके कहीं और से लड़के दिखाए ना, जिसके दिखाएं वो जाकर के। ठीक है, माइनॉरिटी का जब 2006 में डिलिमिटेशन हो रहा था, इसको अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों नहीं बनने दिया गया? ये एक देखिए, आज भी यहाँ पर साढ़े 11 करोड़ की आबादी है, 288 सीट है। आप इसको जब डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है कि 4000 पॉपुलेशन के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। एज पर हम ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एज पर पॉपुलेशन होगा, वोटर नहीं होता। ये तो इनके बेवकूफ लोगों से एक बार मैं बात कर रहा था, एक बेवकूफ कॉर्पोरेटर इनका मुझे मिला एनसीपी का, और वो कह रहा था कि वोटर इतने होने चाहिए। अरे उस बेवकूफ को पता नहीं है कि पॉपुलेशन इसका क्राइटेरिया है, न कि वोटर्स से कोई लेना देना नहीं होता। उसका क्राइटेरिया होता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय दैट, और उसके बाद कितना आ रहा है उसके ऊपर बनना चाहिए था। 2004 में बनना चाहिए था। सबसे ज्यादा उस डिलिमिटेशन कमेटी में 2 ही पार्टी के लोग थे, शिवसेना के थे और एनसीपी के थे। हमने क्यों नहीं दिया मुमरा को अलग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी? आज भी इसके आवाज 11 साल में कभी सुना है मुंह से आवाज कि इसको हम अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बना के रहेंगे? कभी सुना है आपने आवाज?
नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? उसकी वाहिद वजह है कि जिस दिन अरग कॉन्स्टिट्यूंसी अगर ये बन गई तो यहाँ से जितेंद्र अवार्ड जीत करके नहीं आएंगे, कोई और जीतेगा। ठीक है, वो कहते हैं कि हम कलवा से और फलां से जीत करके आते हैं, वो दिखा दे जीत करके। ठीक है, एक वक्त आएगा और हम इसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब डिलिमिटेशन अभी नहीं होने वाला। डिलिमिटेशन 2021 का अभी जो है 2025 के बाद कमीशन बनेगा, बैठेगी, उसके बाद ही अब डिलिमिटेशन आएगा। अब मुमरा तो एक ज़माना हो जाएगा असेंबली सीट डिक्लेयर होने में। जो जब वक्त था तो आप नहीं कर सकते, आप करते क्या हो यहाँ के लिए हम एक धरती पर बोझ समझते हैं। एक शब्द धरती पर बोझ है, यहाँ के बोझ। ये बोझ किस दिन हटेगा? आज रोड से काम, रोड म्यूनिसिपल का काम होता है, ठीक है नहीं? आप म्यूनिसिपल के काम को अपने काम में मत गिनती करो। आपने कुछ नहीं दिया है सिवाय यहाँ से लूटपाट के अलावा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, लूटपाट यहाँ पर जितना है, हर किस्म का लूटपाट यहाँ पर शुरू हुआ। आज हम पूछते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी से, हम ये पूछने वाले हैं सवाल कि देखिए म्यूनिसिपैलिटी का भी एक जिम्मेदारी बनती है। इनके पास क्या GR है कि कोई भी गरीब आदमी अपना कुछ लगाए हुआ है, मान लीजिए उसके 5,000 की प्रॉपर्टी एक छोटे जगह लेकर के रखे हुआ है, आप फौरन उसका लूट करके उठा करके लेके चले जाते हो। आपकी एंट्री किधर है? मैं जासवाल से ये सवाल पूछा था कि आपकी एंट्री किधर है, तो वो खामोश हो गए। और हमने कहा कि उसका गया कब? वो कब पूछा था मैंने? जब आपको याद होगा बहुत बड़ा डिमोलेशन चल रहा था, सारी दुकानें तोड़ दी गई थी। ये आज से 4 साल हो गए होंगे, मेरे ख्याल से 4 साल हो गए होंगे। दोनों तरफ की दुकानें तोड़ी है। उसमें पूछा था कि आपका लूटा हुआ माल किधर गया, एंट्री किधर है? क्योंकि भाई आपने वो लोगों का उठाया है, उसकी एंट्री होनी चाहिए ना आपके पास रजिस्टर। अगर उसके पास, और वो किसको बांटा? तो गरीबों में बांटा। तो मेरा सवाल था कि मुसलमान से ज्यादा गरीब आज के डेट में कौन है? वही तो ये मैंने पूछा, खामोश। अरे भाई, अब मसला किस गरीब को बांटा है? ये गरीब, अब गरीब, ये गरीब मुसलमान कौन है? गरीब से लूट यहाँ ये हमसे ज्यादा गरीब नहीं है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, हिंदू हमारे हैं, बहुत सारे हिंदू भी गरीब हमारे। तो इसका मतलब ये डकैत है? बिल्कुल। आप देखिए, ये एक जो है ना, यानी कि गवर्नमेंट डकैती, अगर इनके पास रूल रेगुलेशन नहीं है, आप किसी का भी, आप म्यूनिसिपैलिटी के नाम पे आप चंद पुलिस वालों को भेज दो, आपके पास उसकी एंट्री आज के डेट में नहीं है, और किस मालियत की आपने लूटी है, और उसको किस हालत में कितना आपने, मान लीजिए कि आपकी टोटल मालियत 5,000 है कि सामान था, बेच रहे थे, आपको 10,000 हमने फाइन कर दिया, वो गरीब आदमी कहाँ से लाके देगा? ये तरीका है। उसको एसेस करो कि कितने का सामान टोटल बेच रहा था और कितना % हमको उसको चार्ज लगाना चाहिए। ये एक सिस्टम, हम इनके GR को भी समझना चाहिए। लेकिन ये सब बातें हम तब करेंगे जब उनसे साथ बैठे। अरे बैठने के लिए ये लोग टाइम दे तब तो बात करें। इनका क्या है, डिक्टेटरशिप तरीके से जब चलेगा, नेतागिरी के तौर पे चलेगा, तो कभी हेल्दी डिबेट नहीं हो पाएगा सोसाइटी के अंदर। और जब हेल्दी डिबेट नहीं होगा तब तक जो है ये कौम आगे बढ़ने वाली नहीं। ये गरीब के ऊपर जुल्म नहीं है तो क्या है कि आपके चंद लोगों के साथ गलत तरीके से ये लगाए हुए हैं, हम लूट के, उनका भी तरीका बनाओ। उनको क्या इख्तियार है कि गरीबों का माल लूट करके गरीबों में बांटा? तो कौन से गरीबों को बांटा? वही बात हमने पूछा था, यही बात पूछा था कि कौन गरीब है? मुसलमान से ज्यादा आज इस वक्त में कोई 34% अर्बन पॉपुलेशन का मुसलमान गरीब है। मुसलमान गरीब का परसेंटेज 34% अर्बन पॉपुलेशन। और फिर उन्हीं मुसलमानों पर मुकदमात भी दायर कर दिए जाते हैं। भाई, जितना जुल्म हो सकता है ऊपर से लेके नीचे तक कर ले। ये मुसलमानों का बस सिर्फ एक अल्लाह ही है। और फिर ये मसीहा भी है मुसलमानों के। बहुत बड़े मसीहा हैं भाई, बड़े मसीहा हैं। इनसे बड़ा मसीहा कौन हो सकता है? तो ये ऐसा तो नहीं है आपके जो 30,500 वोटर्स जो थे उनका बदला तो नहीं ले रहे हो मुसलमानों से? देखिए, बदला, क्योंकि उन्होंने स्टेज पे तो बहुत कुछ कहा है। हाँ, अभी तो उनसे बहुत कुछ, अभी तो वो शुरुआत थी ना हमारी। हम तो कोई पॉलिटिकल आदमी थे नहीं। हमें पार्टी ने, ठीक है, वो सब चीज हुआ और हम खड़े हो गए। लेकिन हम आगे की स्ट्रेटजी जब तक रहेंगे तब तक हमें तो बनानी पड़ेगी ना, कि हमें भी, और हम सब सोच रहे हैं, सही वक्त पे बताएंगे कि हम क्या करेंगे आपके खिलाफ, किसके खिलाफ मुझे क्या करना है, किस तरीके के हमें सोचना है और क्या करना है। वो कभी इन लोगों को आपने आवाज उठाते देखा कि गरीब का सामान लूटना बंद कर दो? कभी हमने 11 साल में हमने नहीं देखा। और वो सवाल करते हैं कि फैजी साहब की कारगुजारी बताइए। फैजी साहब की कारगुजारी ना पूछे, अपना बताएं कि उनको आता क्या है और क्या करते हैं, डेवलपमेंट होता कैसे है, कैसे किया जाता है। यहाँ इंकशाफ हुआ कि आपने उनसे सवाल किया कि आप गरीबों का क्यों? और हमारा इशू नहीं है। जो हुकूमत में होते हैं उनका काम होता है ये सारी चीजें करना। जैसे आज मनमोहन सिंह के बारे में हमेशा मैं मिसाल देता हूँ। मनमोहन सिंह इतने पावरफुल थे, पढ़े लिखे आदमी थे, 10 साल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, 2 टर्म वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में थे, यानी 10 साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, 10 साल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन और 10 साल प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है, उसके बावजूद आज के डेट में कोई काम भी कराना हो, हाँ। जब अपोजिशन हो जाता है हाँ। तो उससे काम की बहुत उम्मीद मत रखिएगा। हाँ। काम करना, एक अगर गधा भी बैठा दिया जाए तो उसी गधे का काम है कि जाके काम करा के दे, जो भी जैसे जितना आता है उसको, अच्छा। उसी का काम होता है। क्यों? कि हुकूमत उसी के हाथ में दी गई है। अब गधे को दिया है तो जितना आपने तवक्को उससे किया तो उतनी मिलेगा आपको। अच्छी ठीक आदमी बैठाएंगे तो ठीक से ला करके आपको देगा। तो आज उतनी ही उनसे तवक्को करनी चाहिए, ज्यादा उससे नहीं। अब जहाँ जहाँ बहुत सारे अनपढ़ आपने देखा होगा ना, बहुत सारे हैं, अब जिससे जो बन पड़ता है। और एक इंसान आप सोच सकते हैं कि करोड़ों रुपया खर्च करके जी। कौन इतना बड़ा हमदर्द है कौम का, हाँ। कि हम 4 करोड़ 5 करोड़ खर्च कर करके, हाँ। इंसानियत से सोचिए ना, दिमाग हाँ। से हम बनना चाहते हैं, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, जी। खिदमत आवाम की करना चाहते हैं। ये 4 करोड़ रुपया खर्च करके हर किस्म की लड़ाई भिड़ाई कर करके हम बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? अच्छा। कौन सा खिदमत है भाई? ये तो नबी अलैहिस्सलाम का भी था। नबी अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं, अपना पूरा जान पूरा माल लगा के कहते थे, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा, न इस पर तुमसे हम बदला चाहते हैं न शुक्रिया तक चाहते हैं। ये नबी का सिफत थी। ये तो ऐसा लगता है जैसे नबी की सिफत से बढ़ रहे हैं नौज़ुबिल्लाह, कि हम अपना पूरा माल लगा रहे हैं। पर किस फायदे में लगा रहे हैं आप? क्या जरूरत थी आपको? अरे तो लगा रहे हैं कोई पब्लिक की फैसिलिटी के भलाई करने के लिए आप नहीं लगा रहे हैं। आपने जो 4 करोड़ 5 करोड़ खर्च किया है उसका मकसद पब्लिक खूब समझ रही है कि इससे कितना इनकैश हम कर सकते हैं, इसको कैसे हम मल्टीप्लाई इतने दिनों में 5 साल में हम करेंगे। ये सारे नेता करते हैं। तो पब्लिक को क्या समझ में नहीं आती है कि इससे ये अपना घर अपना उसका फायदा हो रहा है, पब्लिक का फायदा कुछ नहीं, अपना फायदा। गवर्नमेंट नहीं जानती है इस बात को कि इसको कैसे रोका जाए आज तक। इसीलिए हम कहते हैं कि इस वक्त जरूरत है पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल अमेंडमेंट बिल की। पॉलिटिकल अमेंडमेंट बिल जब तक नहीं आएगा, इनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी आपने कहा कि काम करेंगे, एक काम तमाम करने पर तुले हुए हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपसे जो बयान सुनने के बाद में हो सकता है कि और एक बिजली जो है मुसलमानों पर गिर जाए। देखिए, मुसलमानों के ऊपर जो भी चीज़ें आएंगी ठीक है, मुसलमान उसका इस्तग़फ़ार से मुकाबला करे। मुसलमान के पास एक बहुत बड़ा हथियार अल्लाह ने दिया है, वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार की हम कसरत करते रहें, हर परेशानी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने फजल से अपने करम से हमारी दूर करेगा। हमारा तो हमेशा से निगहबान अल्लाह ही था, आज भी अल्लाह ही है और कल भी अल्लाह ही है। हम सिर्फ इन्हीं पे भरोसा करें। हम अपने गुनाहों को जितना कम कर सकते हैं वो कम करें, है ना, और हम जितना अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, बस वही हमारे पास बचा है, यही हमारा हथियार है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।